विभिन्न पार्टियों के नेता और लोग उन्हें इसे लेकर बधाइयां भी दे रहे हैं। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जन्मदिवस की बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री और राजनीतिक पार्टी तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को हुआ था। ममता बनर्जी 3 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी 7 बार की लोकसभा सांसद भी रह चुकी हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के पद पर भी सेवा दे चुकी हैं। वहीं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से उनके आवास पर भेंट करने पहुंचे। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों, राज्यों के साझा विकास और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात में दोनों राज्यों के बीच सहयोग और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। यूपी पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। 32,679 भर्ती के लिए राज्य सरकार ने आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट की घोषणा कर दी है। सीएम योगी के निर्देशों पर दिए गए इस फैसले से 32,679 पदों पर पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। बताया गया है कि यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। इसमें आर्ची, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, जेल वार्डर शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में ये कहा गया है कि फैसला अभ्यर्थियों के हित में लिया गया है। इधर राजस्थान में पहली बार रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 6 जनवरी को होने वाला है। कार्यक्रम का मकसद राज्य में एआई इकोसिस्टम को मजबूत करना और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इस समिट में 10,000 से अधिक संख्या में प्रतिभागी शामिल होंगे। कई अहम घोषणाओं के साथ ही एमओयू भी साइन किए जाएंगे। देश में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की तैयारी के तहत राजस्थान में कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राजस्थान सरकार में आईटी और संचार कैबिनेट विभाग के मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के पोस्टर और उनकी राजनीतिक एजेंडे पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जिस विद्यालय में उन्होंने शिक्षा ली है वहां कहा जाता था कि अगर बिजली घर घर पहुंचेगी तो करंट मार देगी। उस विद्यालय में ये सिखाया गया कि अगर सड़क अच्छी बन जाएगी तो दुर्घटना हो जाएगी। नित्यानंद राय ने कहा कि विकास की सोच उनके विचारों और एजेंडे में नहीं है। उन्होंने कहा कि वे बड़ी लंबी यात्रा पर गए हैं, सुना है कि वे बिहार भी आ रहे हैं, अब उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। यात्रा पर गए थे और बिहार में उनकी कोई गुंजाइश भी नहीं। जिस विद्यालय से उन्होंने शिक्षा ली है वहां कहा जाता था कि बिजली अगर गांव-गांव, घर-घर पहुंचेगी तो करंट मार देगा। मतलब बिजली को उन्होंने खतरा बताया था। सड़क पर उस विद्यालय में सिखाया गया कि अगर सड़क अच्छी बन जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा और वहां सिखाया गया कि कानून व्यवस्था सरकार के पास नहीं रहे, अपराधियों के पास है। उस विद्यालय में शिक्षा लेने वाले यानी कि आरजेडी के उस विद्यालय में शिक्षा लेने वाले तेजस्वी इससे ज्यादा सोच भी नहीं सकते। इसलिए विकास की बात तो उनके जेहन में भी नहीं है, विचार में भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, एजेंडा में भी नहीं है। इसलिए बिहार की जनता विकास करने वाली एनडीए सरकार को प्रचंड बहुमत देकर एनडीए की सरकार यहां मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। महाराष्ट्र के मुंबई में नगरपालिका चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। इसी बीच एआईएम चीफ ओवैसी की अकोला में हुई रैली में जबरदस्त हंगामा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस को वहां मौजूद लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। बीएमसी चुनाव के बीच राजनीति के सभी दिग्गज मुंबई में अलग अलग जगहों पर रैली कर रहे हैं। एआईएम पार्टी प्रमुख अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी नगरपालिका चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। जब समर्थक स्टेज की ओर बढ़े तो पुलिस ने एआईएम कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के अनुसार भीड़ बहुत ज्यादा होने के चलते बेकाबू हो गई थी। ऐसे में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। भीड़ बड़ी संख्या में मंच तक जाना चाहती थी। उन्हें रोकने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के एसपी ग्रामीण के पद पर तैनात आईपीएस अफसर नारायण टोगस के खिलाफ सीएम भजन लाल शर्मा को चिट्ठी लिखी।
ये चिट्ठी 13 सितंबर को भेजी गई थी, जो अब सामने आई है। इस चिट्ठी में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से कहा गया है कि उनके संसदीय क्षेत्र जोधपुर में एसपी ग्रामीण के पद पर तैनात आईपीएस अफसर नारायण टोगस को कानून व्यवस्था और प्रोटोकॉल से जुड़ी बैठकों में कई बार बुलाया गया है, लेकिन ना तो वे बैठकों में आए हैं और ना ही उनके तरफ से इस बारे में कोई सूचना दी गई है। सीएम भजनलाल शर्मा को भेजी गई इस चिट्ठी में आईपीएस अफसर नारायण टोगस के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की भी सिफारिश की गई है। सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से इस चिट्ठी का जवाब भी दे दिया गया था। जवाब में कहा गया है कि संबंधित विभाग को इस बारे में जरूरी कार्यवाही के लिए पत्र भेजा गया है। हालांकि 100 दिन बीतने के बावजूद भी जोधपुर ग्रामीण के एसपी आईपीएस अफसर नारायण टोगस के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और वे भी अपने पद पर बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट ने सरकार के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। जिसके उमर खालिद और शर्जिल इमाम ने जिस प्रकार का देश विरोधी साजिश रचा था, जिस प्रकार से चिकन नेक को डैमेज करके और एक तरह से उत्तर पूर्व को काटने की साजिश रची गई थी, उसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है और बिल्कुल 1 वर्ष तक वो लोग कोई जमानत के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यह निर्णय बताता है कि भारत सरकार ने जो फैसला लिया था वह बिल्कुल सही था। जो हमारी सेंट्रल की एजेंसियां थी वह सब अच्छे से इस बात को जानती थी और इसी कारण से यह निर्णय हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि इनको सजा अवश्य मिलेगी और इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति भारत विरोधी हरकतें नहीं कर सके। इन लोगों ने जिस प्रकार से एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बाद जिस प्रकार से साजिश किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता देते हुए सही फैसला करके सही। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस दौरान उमर खालिद ने कहा कि वे दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में अपने सह आरोपियों को बेल मिलने पर खुश और राहत महसूस कर रहे हैं। उनकी पार्टनर मनोज ज्योत्सना ने बताया कि उन्हें बेल न दिए जाने पर उन्होंने हार मान ली है। लाइडी ने एक्स पर पोस्ट किया। उमर खालिद ने कहा कि अब जेल में ही मेरी जिंदगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में अजमेर स्थित ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती के दरगाह से जुड़ी एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से दायर की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से हर साल दरगाह पर चढ़ाई जाने वाली चादर की परंपरा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे विचार योग्य नहीं माना और याचिकाकर्ता को बेरंग लौटा दिया गया। पिछले साल देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए भीषण कार धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने एक ऐसी सच्चाई उजागर की है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद तक उड़ा दी है। जांच में यह पता चला है कि इस आतंकी साजिश के पीछे कोई अनपढ़ अपराधी नहीं बल्कि सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल था, जिसमें उच्च शिक्षित डॉक्टर भी शामिल थे। एनआईए की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एनआईए और दिल्ली पुलिस ने इस ब्लास्ट के 9 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। एनआईए सभी आरोपियों से पूछताछ कर पूरी साजिश का खुलासा करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि लाल किला के पास 10 नवंबर को I-20 कार में ब्लास्ट हुआ था। ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी। इस ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे। इधर महाराष्ट्र के नासिक के सिन्नर तालुका में एक तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया और इस दौरान दोनों की कुएं में गिरकर मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा कि अपनी गेहूं की फसल की सिंचाई करने के बाद गोरख यादव भोजन कर रहे थे, तभी उन पर तेंदुए ने हमला कर दिया। खुद को बचाने की कोशिश में जाधव और तेंदुआ दोनों पास के कुएं में गिर गए। दोनों की मौत हो गई है और इसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने देखा कि जाधव की मौत को लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने तेंदुए को बचाने का प्रयास का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध के चलते तेंदुए को समय पर बाहर नहीं निकाला जा सका, जिससे उसकी मौत हो गई है।
इधर सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष कालू सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह चौहान ने पुलिस में यह शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें 3 करोड़ रुपए की रंगदानी देने के लिए धमकाया गया। मानवेंद्र के अनुसार उन्हें विदेश से कॉल आया जिसमें फोन करने वाले ने अपने नाम हरी बॉक्सर बताया और खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य भी बताया। हरी बॉक्सर ने कहा कि अगर 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था नहीं की गई तो उन्हें गोलियों और ग्रेनेड बम से जान से मारने की धमकी दी जाएगी। मानवेंद्र ने खाटू श्याम जी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है और जांच शुरू कर दी गई है। इधर धौलपुर में पंचायत समिति बाड़ी की ग्राम पंचायत निधारा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपकर पंचायत समिति वार्ड बनाए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने यह बताया कि निधारा पंचायत बड़ी है और इसमें लगभग 4700 मतदाता हैं जो अलग अलग वार्ड के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि पहले निधारा के नाम से वार्ड था लेकिन वर्तमान परिसीमन में इसे अन्य पंचायतों के साथ जोड़ दिया गया जो नियमों के विपरीत और असुविधाजनक है। हमारा गांव निधारा ग्राम पंचायत से निधारा गांव के निवासी हैं सारे। हमारी जो पंचायत समिति वार्ड था पहले इब्राहिमपुर और निधारे के नाम से एक वार्ड था। अब क्या है कि हमारी निधारा ग्राम पंचायत में भी इतनी जनसंख्या और वोटों की संख्या है कि हमारी अकेले सिंगल पंचायत का भी वार्ड बन सकता है। इसके लिए इसमें सुनीपुर को जॉइंट कर दिया है जो कि हमारी पंचायत से बिल्कुल अलग है। उसकी भौगोलिक स्थिति, लोगों का रुझान और सारी बातों से बिल्कुल अलग है। हमारा या तो ब्रह्मपुर निधारा का एक ही वार्ड रहे, अन्यथा हमारी सिंगल पंचायत का भी वार्ड हमारा बन सकता है। ग्राम पंचायत निधारा बाड़ी से सभी ग्रामवासी आए हुए हैं। हमारी ग्राम पंचायत में 4700 वोट हैं। हम पंचायत समिति वार्ड अलग चाहते हैं। वर्तमान में हमारे पंचायत से सनीपुर जोड़ा गया है, वो हमारे यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। भौगोलिक स्थिति बहुत ही विपरीत है, इसलिए हम सभी निवेदन करने आए हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारा पंचायत समिति वार्ड। करौली जिले के नादौती से खबर है जहां ग्राम पंचायत रौंसी के लोग अपने गांव को 2 वार्डों में बांटने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि रौंसी हमेशा एक साथ रही है और इसे 2 हिस्सों में बांटने से जनप्रतिनिधित्व असंतुलित होगा और सामाजिक प्रशासनिक समस्याएं बढ़ेगी। ग्रामवासियों ने साफ कहा कि रौंसी के टुकड़े किसी भी हालात में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने प्रशासन से अपील भी की है कि गाँव को एक ही इकाई के रूप में बनाया जाए। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।